नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में। देखिए, इससे पहले हम 1773, 1784 और 1793 के एक्ट्स के बारे में ऑलरेडी जानकारी हासिल कर चुके हैं। इस सीरीज में ये अपना चौथा लेक्चर है या चौथे एक्ट के बारे में जानकारी हासिल करने वाले हैं। एक्ट से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब बिना कोई टाइम गवाए आ जाते हैं सीधे इसके प्रावधानों पर। तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया जाता है। देखिए, 20-20 वर्ष के लिए इसका चार्टर का नवीनीकरण किया जाता है कंपनी का, और व्यापार का भी एकाधिकार जो था उसका भी नवीनीकरण किया जा रहा था। इससे पहले वाले जो एक्ट था 1793 वाला, 1793 वाला, इसमें 20 वर्ष के लिए कंपनी का चार्टर का नवीनीकरण कर दिया गया था, साथ ही साथ 20 वर्ष के लिए एकाधिकार को भी बढ़ा दिया गया था। अब 20 वर्ष पूरे हो जाते हैं और 1813 ईस्वी आ जाती है। अब बैकग्राउंड समझते हैं। इस वक्त जो है ब्रिटेन में जो है उदारवादी युग था। उदारवादी जो थे, बेंथम, मिल वगैरह, ऐसे जो उदारवादी थे उनका वहां पर बोलबाला चल रहा था, और उदारवादियों की मांग थी कि फ्री ट्रेड होना चाहिए, मुक्त व्यापार की नीति वो अपनाना चाह रहे थे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ भारत में आए, व्यापार करें, और जो है उसका लाभ जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले। भाई, कंपनी ही ऐसी, उसने ऐसा क्या अच्छा काम किया है कि उसे ही व्यापार करने का एक अधिकार दिया जाए, बाकी लोगों को भी काम व्यापार करने का जो है मौका दिया जाना चाहिए, अवसर दिया जाना चाहिए, जिससे बाकी लोग भी इसका फायदा उठा सकें। ऐसे वहां पर उदारवादियों की मांग उठती जा रही थी। साथ ही साथ कंपनी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगता जा रहा था, कंपनी को घाटे में दिखाया जा रहा था, और साथ ही साथ कंपनी जो है उसके कर्मचारी वहां पर अमीर होते होते होकर जा रहे थे, और उसके प्रति भी वहां के संसद में चिंता व्यक्त करी जा रही थी कि ये भ्रष्टाचार जो है, इसकी ये बीमारी तो ब्रिटेन के समाज को भी नष्ट कर देगी। इस बैकग्राउंड में यहाँ पर लाया जाता है ये एक्ट, 1813 का एक्ट। और इस एक्ट के माध्यम से यहाँ पर पहले एक स्थायी समिति बैठती है, वहां की ब्रिटेन की संसद की स्थायी समिति बैठती है, और उसी स्थायी समिति के रिकमेंडेशन पे फिर ये एक्ट लाया जाता है 1813 का। इस एक्ट में क्या गया, देखिए, उदारवादियों का युग था और उदारवादी जो है वो दबाव डाल रहे थे कि मुक्त व्यापार होना चाहिए, इसलिए यहां पर यह कह दिया गया इस एक्ट के माध्यम से कि कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार हुआ करता था उसको अब हम समाप्त कर रहे हैं। अब हम इसको इसको ये नहीं हो सकता कि सिर्फ कंपनी ही जो है भारत के साथ व्यापार कर पाएगी, नहीं, बाकी लोग भी व्यापार कर पाएंगे। तो ये मुक्त व्यापार एक तो समाप्त होना चाहिए। तो ये कह दिया भाई, मुक्त व्यापार समाप्त कर दिया जाए कंपनी का। अब सिर्फ कंपनी ही नहीं कर पाएगी, बाकी सब लोग भी यहाँ पर व्यापार कर पाएंगे, है ना। और कोई कंपनी भी आ सकती है ईस्ट इंडिया कंपनी के सिवा, और निजी व्यापारी भी व्यापार कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर कह दिया गया। परंतु यहाँ पर आपको याद रखने वाली चीज है कि यहाँ पर चाय और चीन, इन दोनों के व्यापार पर एकाधिकार अभी भी कंपनी का ही रहा। याद रखना, याद कैसे रहोगे, चाय चीनी, इससे आपको याद रह जाएगा, चाय चीनी से, है ना। यानी चाय का व्यापार अभी अभी भी कंपनी ही कर सकती है और कोई कुछ नहीं कर सकता, और चीन के साथ व्यापार करना हो तो वो भी सिर्फ और सिर्फ जो है वो कंपनी ही कर सकती है। यहाँ पर अफीम जो है उसका व्यापार चीन के साथ खूब किया जाता था, और इसके लिए फिर अफीम युद्ध भी चीन से लड़ा जाता है इस कंपनी के द्वारा। ठीक है, तो चाय और चीन, ये दो व्यापारों को अभी भी इसका एकाधिकार छोड़ दिया जाता है दोनों व्यापारों पर, और बाकी सब व्यापार जो थे उनके ऊपर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है साहब। हालांकि 20 वर्ष के लिए कंपनी का अभी भी नवीनीकरण कर दिया जाता है चार्टर का, यानी कि कंपनी 20 सालों के लिए और कंपनी को वहां की सरकार है उसका एक आप कहो कि वैधता मिल जाती है कि हाँ, कंपनी 20 सालों के लिए और काम कर सकती है। ठीक है साहब, ये पहली बात होगी। उसके बाद में ब्रिटिश क्राउन जो हुआ करता था, ताज, यानी वहां का जो सम्राट होता था, उसके सम्राट का भारतीय क्षेत्रों पर प्रभुत्व यहां पर और भी गहरा कर दिया जाता। देखिए, 2019 की प्री में शायद से ये क्वेश्चन बन गया था कि 1813 के एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश ताज जो है या ब्रिटिश सम्राट जो है, ब्रिटेन का भारतीय क्षेत्रों पर प्रभुत्व मजबूत हो गया था या प्रभुत्व स्वीकार किया गया था। तो हाँ, ऐसे प्रावधानों के बारे में कोई यूपीएससी पूछती है तो यहाँ पर भारतीय क्षेत्रों पर पूर्ण प्रभुत्व जो है ब्रिटेन के क्राउन का, वहां के सम्राट का जो है यहाँ पर बता दिया जाता है कि पूरा पूरा प्रभुत्व इसका है ना। सार्वभौमिक प्रभुत्व यहाँ पर जो है स्वीकार कर लिया जाता है वहां के ताज का, क्राउन का। हालांकि कंपनी को जो है वो प्रशासनिक नियंत्रण मिला हुआ था, मगर अल्टीमेट जो है वो पावर किसके पास है, अल्टीमेट जो है वो नियंत्रण किसके पास होगा, तो अल्टीमेट नियंत्रण वहां के ताज के पास, ताज यानी क्राउन, वहां का सम्राट, उसके पास होगा। अब एक महत्वपूर्ण घटना यहाँ पर होती है, जो ईसाई मशीनरियां होती है। ईसाई मशीनरियां जो है, अब आप यहाँ पर मशीनरी मत समझ लेना, क्योंकि मशीन नहीं, मशीनें नहीं। ईसाई मिशनरी क्या होता था, जैसे आज के एनजीओ टाइप के ये हुआ करते थे। इनका काम होता था भाई शिक्षा व्यवस्था का प्रचार प्रसार करना। भाई, उदारवादी है, और उदारवादियों का क्या था कि हम जो है पूरे भारत को जो है ब्रिटेन के जो ज्ञान है उससे रोशन करना चाह रहे हैं, क्योंकि भारत जो है वो प्राचीन काल में तो इसमें ज्ञान हुआ करता था, मगर अब जो है वो ज्ञान का प्रकाश बुझ चुका है, वो दिया बुझ चुका है। अब हम इसे वापस से पुनः रोशन करेंगे,
ब्रिटेन के ज्ञान से ईसाइयत के ज्ञान जो है उसमें हम इसको वापस से महान बनाएंगे। ये ठेका ले लेते हैं, इनको पता नहीं कौन ये ठेका दे देता है, ये ठेका ये ले लेते हैं अब, है ना। और यहाँ पर फिर ब्रिटिश जो ईसाई मिशनरियाँ जो थी वो भारत में आने लगती है, इनको आने की परमिशन अब दे दी जाती है। इससे पहले भी जो है ये आवाज़ उठा रहे होते हैं वहाँ की संसद में और वहाँ की सरकार के समक्ष कि हमें भारत में जाने दिया जाए और अपने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया जाना करा दिया जाना चाहिए, कि करने दिया जाना चाहिए। परंतु इनको रोका जा रहा था क्योंकि अभी अभी नया नया जो कंपनी का यहाँ पर शासन स्थापित हुआ है और यहाँ के प्रशासन में और यहाँ के समाज में, संस्कृति में वो सीधे सीधे अभी कोई आमूलचूल परिवर्तन करने के पक्ष में वो नहीं हुआ करते थे, इसलिए इनको रोका गया। मगर 1813 वो साल था कि इस एक्ट के माध्यम से इनको ईसाई मिशनरियों को यहाँ पर आने की इजाज़त दे दी जाती है ना, धार्मिक स्वतंत्रता इनको मिल जाती है और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की इनको यहाँ पर छूट पूरी मिल जाती है। और ये कहते हैं कि भाई हमें भारतीय समाज है, उस भारतीय समाज को यहाँ पर उसका उत्थान करने के लिए हम भारत में आए, ये यहाँ पर हो जाता है। और क्या होता है, 1813 के एक्ट के माध्यम से ही यहाँ पर कर दिया जाता है कि पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार करना जो है वो भी एक यहाँ की सरकार का जो है का दायित्व यहाँ पर निर्धारित कर दिया जाता है। क्या सरकार का दायित्व, सरकार का दायित्व होगा यहाँ पर पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। मगर ये शिक्षा किस प्रकार की होगी ये अभी भी निर्धारित नहीं था कि साहित्यिक शिक्षा होगी या वाणिज्यिक शिक्षा होगी, किस प्रकार की शिक्षा होगी, वैज्ञानिक शिक्षा होगी, क्या किस प्रकार की शिक्षा होगी, ये अभी भी निर्धारित नहीं हुआ था इस यहाँ तक आते आते। मगर ये कह दिया था कि भाई पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार यहाँ पर किया जाए। तो देखिए 1813 के एक्ट में एक महत्वपूर्ण ये भी था कि पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार को यहाँ पर बढ़ावा दिया गया और उसकी छूट यहाँ पर दे दी जाती है। शुरुआत यहीं से होती है ना। यहाँ पर एक सामान्य जन शिक्षा समिति भी बनती है, उससे पहले 1813 के पहले सामान्य जन शिक्षा समिति बनती है और उस सामान्य जन शिक्षा समिति ने ही ये सिफारिश की होती है कि भारत में शिक्षा व्यवस्था का प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। हालांकि शुरुआत में ये वर्नाकुलर लैंग्वेज में होते हैं। वर्नाकुलर मतलब यहाँ की जो नेटिव है, स्थानीय देशज भाषाएं हैं, उनमें पहले शिक्षा का प्रचार प्रसार करने की बात यहाँ पर की जाती है ना। और यहाँ पर 1 लाख रुपए का बजट भी निर्धारित कर दिया जाता है। देखिए ये पहली बार था विश्व में कि शिक्षा के लिए सरकार बजट दे रही है। आप तो देखो ये नॉर्मल बात लगती है ना, कि भाई 2.5% जो है वो इसका खर्च करना चाहिए, माफ कीजिए 2.5% तो स्वास्थ्य पर है, शिक्षा पर लगभग 6% खर्च करना चाहिए, ये अपना लक्ष्य है। तो यहाँ पर 1 लाख रुपए पहली बार हुआ कि सरकार जो है वो शिक्षा व्यवस्था पर खर्च करेगी, पहली बार ऐसा हुआ। हालांकि ब्रिटेन में भी इस वक्त तक ऐसा नहीं था कि वहां के सरकार बजट देती हो शिक्षा के लिए, ऐसा नहीं था। भारत में इनका क्या उद्देश्य था, क्या भारतीय वालों को शिक्षक बनाना था और उनको क्या विकास करना था भारत का? नहीं, इनका उद्देश्य क्या हुआ करता था कि उनको थोड़ी बहुत शिक्षा मिल जाए और जब इनको शिक्षा मिलेगी तो वो पश्चिमी शिक्षा मिलेगी और पश्चिमी शिक्षा मिलेगी तो वो पश्चिमी रंग में रंगे हुए लोग जो है वो यहाँ पर हमारे प्रशासन को स्थायी बनाने में, हमारे वफादार बनने में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो ये एक यहाँ पर होता है कि पश्चिमी शिक्षा के प्रसार को बढ़ावा दिया जाने लगता है और इससे एक नया मध्य वर्गीय शिक्षित मध्य वर्ग जो है वो उभर कर सामने आता है। और फिर अगले वाले लेक्चर में देखेंगे हम, जो कि 1833 का एक्ट का होगा, कि किस प्रकार से मैकॉले जो है वो दम्भ भरी बात कहते हैं और 1813 में मैकॉले मिनट जो है वहां से भी फिर जो अंग्रेजी शिक्षा है उसका बढ़ावा यहाँ भारत में मिलने लगता है। फिर एक और महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है प्रावधान होता है वो ये था कि स्थानीय सरकारों को यहाँ पर कर वसूलने का अधिकार दे दिया जाता है कि जो स्थानीय सरकार है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, उनको यहाँ पर जो है कर वसूल सकती है वो, जैसे कि नगर पालिका वगैरह जो है वो यहाँ पर अब कर वसूल कर सकती थी, ऐसा यहाँ पर इनको अधिकार दे दिया जाता है ना। और कर अगर कोई नहीं दे रहा है तो फिर उसको सजा देने का अधिकार भी इनको स्थानीय सरकारों को यहाँ पर दे दिया जाता है ना। और इससे ब्रिटिश सरकार की जो राजस्व संग्रहण की जो प्रक्रिया थी वो यहाँ पर सुव्यवस्थित हो जाती है, क्योंकि अब स्थानीय सरकार खुद अपना जो है वो वसूल कर सकती है, कर वसूल कर सकती है, तो राजस्व उनका खुद का होगा। तो अब वो पूरी तरीके से ब्रिटिश सरकार पर निर्भर नहीं होंगे और एक्स्ट्रा जो है उनके पास एक कर के साधन यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये जो है यहाँ पर 1813 के एक्ट के माध्यम से होता है। अगर समराइज करें हम सीधा सीधा तो मेन जो प्रावधान हुआ करते थे वो प्रावधान एक तो ये था कि व्यापारिक एकाधिकार जो था, क्या व्यापारिक एकाधिकार, इसकी समाप्ति कर दी जाती है। हालांकि चाय प्लस चीन के साथ व्यापार जो है इस व्यापार को अभी भी बनाए दिया जाना, इस व्यापार के एकाधिकार को अभी भी बनाए रखा गया। ठीक है, 20 वर्ष के लिए कंपनी का चार्टर का नवीनीकरण कर दिया गया कि 20 वर्ष के लिए कंपनी को और वैधता हासिल होगी। ठीक है साहब। फिर यहां पर एक हो गया ईसाई मिशनरियां जो थी, ईसाई मिशनरियां, इन मिशनरियों को यहां पर आने की इजाजत मिल जाती है। फिर यहां पर होता है शिक्षा व्यवस्था।
यहाँ बना दी गई और 1 लाख रुपए का यहाँ पर बजट भी दे दिया जाता है। ये इसकी महत्वपूर्ण घटना हुई। और जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, जो स्थानीय सरकार है, और स्थानीय सरकारें, उन स्थानीय सरकारों को यहाँ पर कर संग्रहण की यहाँ पर इजाजत मिल जाती है। ये महत्वपूर्ण इसके प्रावधान हुआ करते थे। क्वेश्चन जब आएगा माइन्यूट डिटेल्स में तो वो यही इन्हीं प्रावधान से पूछेगा। आप पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हीं माइन्यूट डिटेल्स से। वो बैकग्राउंड मैंने इसीलिए बताया था क्योंकि बैकग्राउंड पता होना आपको बहुत जरूरी है। बिना बैकग्राउंड के आप चीजें समझ ही नहीं पाओगे, फैक्ट तो आप रटते रह जाओगे। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि ब्रिटेन में उदारवादियों का दबदबा बढ़ता जा रहा था और उनकी मांग थी, जब तक ऐसा बैकग्राउंड, ऐसी कहानी आपके दिमाग में नहीं होगी, फैक्ट्स आप भूल जाओगे। क्योंकि बहुत सारे एक्ट है, जब हमने नई नई तैयारी शुरू की थी तब भी हमारे साथ ऐसा ही हुआ था और सबके साथ ऐसा ही होता है, क्योंकि ये बहुत फैक्चुअल चीजें लोग भूल जाते हैं। ठीक है, बस तो यही है, आज का लेक्चर यहीं समाप्त कर लेते हैं। नमस्ते, धन्यवाद।